हेलो। इस हमने आपका चैप्टर शुरू किया था ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने उसको कंप्लीट किया था। अभी हम उसका आगे का इस लेसन में कंटिन्यू करते हैं। हम टी की बात करेंगे। टी का जो कल्टीवेशन है वो एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि सिंगल टी को ही हम ग्रो करते हैं बहुत लार्ज एरिया पर। बीवरेज क्रॉप है जो कि आपके ब्रिटिश ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। अभी जो टी प्लांटेशन है वो इंडिया के थ्रू ही ऑन होता है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है। बहुत डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर भी उसमें चाहिए होता है। टी बुशेस जो होती है उनको वार्म और मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है ऑल थ्रू द ईयर। अगर हम बात करें थोड़ी सी बारिश के थ्रू ही इसको आप अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, इसमें अबंडेंट चीप और स्किल्ड लेबर आपको चाहिए होता है। टी जो होती है वो प्रोसेस की जाती है टी गार्डन में, फिर बाद में उनको रिस्टोर किया जाता है फ्रेशनेस के लिए। इंडिया के जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं आसाम हैं, दार्जिलिंग, आपके वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला भी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा भी है। और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का आफ्टर चाइना। अब हम बात कर लेते हैं कॉफ़ी की। इंडिया में 3.5% जो वर्ल्ड का कॉफ़ी है वो यहीं प्रोड्यूस होता है। इंडिया की सबसे बेस्ट कॉफ़ी जो है वो वर्ल्ड में अपनी क्वालिटी के लिए फ़ेमस है। वैसे सबसे अच्छी अराबिका वैरायटी जो है वो यमन में प्रोड्यूस होती है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनिशियली इसका जो कल्टीवेशन था बाबा बुदान हिल्स में होता था, और अभी ये कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में किया जाता है। अब हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वर्ल्ड में, चाइना के बाद। आपके ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स, मैंगोज़ की बात करें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस की बात करें नागपुर, चेरापूंजी। बनानास की बात करें केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में। लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलता है। पाइनएप्पल्स जो है मेघालय, आंध्रा में। ग्रेप्स और तेलंगाना, महाराष्ट्र में मिलते हैं। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर है पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो का, ब्रिंजल और पोटैटो का। अब हम नॉन फूड क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। रबर इक्वेटोरियल क्रॉप है, अंडर स्पेशल कंडीशन में इसको ग्रो कर सकते हैं। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी कर सकते हैं। इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। रेनफॉल इसको 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। रबर जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। रीजन्स की बात करें तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और मेघालय में किया जाता है। इंडिया जो है वो 4th रैंक है नेचुरल रबर के प्रोड्यूसर्स की। अब हम बात करते हैं फाइबर क्रॉप। कॉटन, जूट, हैम, नेचुरल सिल्क जो है ये मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। फर्स्ट 3 जो हैं वो आपके सॉइल क्रॉप्स हैं, बाकी की जो है वो जो सिल्क वॉर्म के कोकून से आपको मिलती है, मलबेरी पे उसको रियर किया जाता है। सिल्क वॉर्म की रेयरिंग को आप सेरीकल्चर बोलते हैं। यहाँ आपको गिवन है किस तरीके के जो आपके क्रॉप से बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉटन की। इंडिया जो है वो ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का। कॉटन जो है मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का चाइना के बाद। कॉटन जो है ड्रायर पार्ट्स में ब्लैक कॉटन सॉइल में डेक्कन प्लेट्यू जो है वहाँ इसको कल्टीवेट किया जाता है। हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, इरिगेशन के थ्रू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है 210 फ्रोस्ट फ्री डेज इसमें चाहिए होते हैं, ब्राइट सनसाइन चाहिए होती है, तभी ये ग्रो कर सकता है। खरीफ क्रॉप है, 6 to 8 मंथ्स इसको लगते हैं मेच्योर होने में। रीजन्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं जूट की। जूट गोल्डन फाइबर है। जूट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करता है फर्टाइल सॉइल में, फ्लड प्लेन्स वाला जो रिवर एरिया होता है। हाई टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। रीजन्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा, मेघालय। अगर हम बात करें कि कहाँ काम आता है तो बैग बनाने के, मैट बनाने के, रॉब्स, यार्न, कारपेट्स, और इसी के साथ इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से सिंथेटिक फ़ाइबर मार्केट में आ गए हैं और इनका जो यूज़ है वो बहुत ही एकदम लिमिटेड हो गया है। तो गवर्नमेंट किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स लेकर आई। आपको पता है एग्रीकल्चर 60% लोगों को लिवलीहुड प्रोवाइड करती है। पॉपुलेशन की नीड जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही पूरी होती है। इसी वजह से कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडाइजेशन, कॉपरेशन, ज़मींदारी का जो भी सिस्टम है उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लैंड रिफॉर्म बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव था इसमें। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है
लैंड होल्डिंग्स का एक बहुत ही अच्छा फ्रेगमेंटेशन है, तो इससे आप जो भी एक इम्प्लीमेंटेशन है उसको कम कर सकते हैं। तो इंडिया ने जो आपका रेगुलेशन स्टार्ट किया था 60-70s के बाद था, बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वो थोड़ा एक्ट में आया था। उसके बाद भी 80s-90s के बाद ही हम देख सकते हैं कि कुछ ने उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया था। तो जो भी आपके ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, डिजीज़ेस कुछ भी ऐसे होते हैं तो गवर्नमेंट उनको ऐड देने का काम करती है ग्रामीण बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट ने चलाई है। इनफैक्ट स्पेशल बुलेटिन भी दिए जाते हैं फार्मर्स को रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू। और गवर्नमेंट को जो होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस करती है, ताकि जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है मीडिएटर्स के थ्रू वो उनको बचा सकें। इसके बाद एग्रीकल्चर का नेशनल इकॉनमी में बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बैकबोन है इंडियन इकॉनमी में। जीडीपी की बात करें तो वो डिक्लाइन ज़रूर हो रहा है, लेकिन आपकी वर्क फोर्स जो है वो इसी में काउंट होती है। जीडीपी का शेयर जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि लोग अगर एग्रीकल्चर में पॉजिटिवली काम नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट ने जो भी एफर्ट्स किए हैं, ICAR एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शुरू की, वेटरनरी सर्विसेज शुरू की, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी मेट्रोलॉजी का या फिर वेदर फोरकास्ट में किया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फूड सिक्योरिटी। आपके सिलेबस में नहीं है, कट हो गया है। पीडीएस सिस्टम भी आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन जो है एक नया फेनोमेनन नहीं है। आपके कॉलोनाइजेशन के टाइम में ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे किस लिए आए थे? आपके कॉटन के लिए आए, मसालों के लिए आए। बाद में 90s के बाद नए चैलेंजेस आ गए थे, तो हम लोग क्या हो गए थे, पीछे हो गए थे। और जो लोग बाकी के थे डेवलप नेशन के, उनका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में अच्छा खासा काम चल रहा था। तो हमें कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट्स लेकर आने चाहिए ताकि यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हों। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो जीन रेवोल्यूशन जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू वो हमें करना चाहिए। मेडिसिनल हर्ब्स जो हैं, बायोडीज़ल, आपकी क्रॉप्स जो होती हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए, तभी हमारे जो फार्मर्स हैं, जो हमारी इकॉनमी है, एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो अल्टीमेटली डेवलप या फिर ग्रो करेगा। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।